हेलो बच्चे लोग, उम्मीद है बेटा पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी तुम लोग की। बस कुछ दिन में आप लोग का पेपर है बेटा, तो मैं आप लोग का पार्ट 2 लाया हूं रिवीजन का बेटा, जिसमें हम लोग कंपनीज एक्ट कवर करेंगे। पहले में हम लोगों ने बोनस शेयर तक कवर कर लिया है। अब हम लोग को पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। यहां से मैं आप लोग को स्टार्ट करता हूं ईसॉप से। ईसॉप होता है बेटा आप लोग के लिए इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब देखिए सर, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एक्चुअल में होता क्या, देखो नाम में रखा हुआ है भाई, यहां पास लिखा हुआ है सर इंप्लॉयज स्टॉक ऑप्शन। मतलब इसका मतलब क्या होता है सर, ऐसा ऑप्शन जो इंप्लॉयज लोग को दिया जाता है। अब इसमें कंडीशन समझिए, इंप्लॉयज लोग को जो ऑप्शन दिया जाता है ना, उसे कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको वेस्टिंग कंडीशन बोला जाता है। वेस्टिंग कंडीशन दो तीन प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं कि आप इतने साल तक हमारे यहां काम कर लीजिए, या तो टारगेट पूरा कर लीजिए, अगर आप ये चीज अचीव करते हैं तो हम आपको शेयर्स देंगे। समझ आए कि नहीं? शेयर्स देंगे मतलब सर वेस्टिंग पीरियड को कंप्लीट करने के, वेस्टिंग कंडीशन को कंप्लीट करने के बाद आपको एक समय दिया जाएगा। आप चाहें तो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको शेयर्स मिल जाएगा। ध्यान समझिएगा इसका सिस्टम किस तरीके से काम करेगा। जो आप लोग का ईसॉप है ना बेटा, वो एक चीज समझिए, ये जो ईसॉप है ना, सबसे पहले ये ऑप्शन है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप लोग का ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन है तो इससे क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से होंगे कि आपको इसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक एक्सरसाइज प्राइस दिया जाएगा। एक्सरसाइज प्राइस वो होता है उस प्राइस में जिसमें कि आप लोग के जो इंप्लॉइज है एक्सरसाइज करेंगे। मतलब सपोज मैं बोलता हूं आप लोग का वेस्टिंग पीरियड जो है ना 3 साल का है, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है। जो ये वेस्टिंग पीरियड को कंप्लीट करेगा उसी को एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाएगा। मौका दिया जाएगा, मैंडेटरी नहीं है। सपोज आपका जो मार्केट प्राइस है वो सपोज आप लोग का 200 रुपए है, तो जाहिर सी बात है एक्सरसाइज प्राइस 120 130 मतलब हमेशा मार्केट प्राइस से कम में ही रहेगा। ये एक्सरसाइज प्राइस होता है। अब एक चीज समझाता हूं, जो आप लोग का वेस्टिंग पीरियड है ना, कम से कम 1 साल का होना चाहिए कंपनी लॉ के हिसाब से वेस्टिंग पीरियड। अब ना सर, अब लॉ के बारे में समझते हैं तो जनरल हो गया ईसॉप के बारे में। देखना कि सर अदर देन लिस्टेड कंपनी, ध्यान समझिएगा सर, कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी शैल नॉट ऑफर टू इट्स एम्प्लॉइज। मतलब सर सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी ऑफर कर सकती है, लेकिन सर बाकी सब कंपनी भी तो कर सकती है ना। कर सकते हैं देखो बेटा, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सर अगर स्पेशल रिजोल्यूशन अगर पास करना है तो हमको एक्सप्लेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, और अगर हम एक्सप्लेटरी स्टेटमेंट देने जाएंगे तो सर हम लोग को बहुत सारी डिटेल देना पड़ेगा। सर जैसे कि सर कौन से नंबर ऑफ कितने नंबर स्टॉक आप ग्रांट कर रहे हैं, सर कौन से क्लास ऑफ एम्प्लॉय को कर रहे हैं, सर प्रोसेस बताइए, सर रिक्वायरमेंट क्या है वेस्टिंग का, मैक्सिमम पीरियड कितना है, सर एक्सरसाइज पीरियड कितना, लॉक इन पीरियड है, सो ऑन। आपको सब चीज बताना पड़ेगा। अब इसी ध्यान समझिए, जो ईसॉप है ना वो एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो सर एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है समझिएगा। सर इसके हिसाब से एम्प्लॉय मतलब होता है सर परमानेंट एम्प्लॉय। सबसे पहले कौन होता है बच्चे लोग? परमानेंट एम्प्लॉय होता है, जो कि सर इंडिया में या तो आउटसाइड इंडिया में काम करता है। मतलब सर ऐसा जो परमानेंट एम्प्लॉय, टेम्पररी की बात नहीं होगा, ठीक है, टेम्पररी नहीं सर, जो परमानेंट एम्प्लॉय है जो इंडिया में काम करता है या इंडिया बाहर से काम करता है, ठीक है सर। या तो डायरेक्टर, चाहे होल टाइम डायरेक्टर हो और नहीं, बट एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर डायरेक्टर कोई भी, सर होल टाइम डायरेक्टर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहां पास नहीं आएगा, वो इंप्लॉय नहीं होता। समझ आए कि नहीं सर? और इंप्लॉय हो गया आप लोग का सर सब्सिडरी कंपनी का या तो होल्डिंग कंपनी का, लेकिन प्रमोटर के ग्रुप का कोई पर्सन नहीं होना चाहिए। समझ आए कि नहीं? प्रमोटर के ग्रुप का पर्सन नहीं होना चाहिए। या तो सर डायरेक्टर खुद से, या तो अपने रिलेटिव के साथ, या तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट में 10% से ज्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर उस कंपनी में अगर होल्ड करता है। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि सर ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई इंप्लॉय जो प्रमोटर ग्रुप से अगर है तो नहीं होने वाला भैया, उसको क्यों दोगे यार, उसको क्यों शॉप दोगे, ऑलरेडी उसके पास शेयर है। अच्छा सर ठीक है। दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि जो ऐसा डायरेक्टर पता है या तो खुद से या तो अपने रिलेटिव के साथ मिलके भाई 10% से ज्यादा होल्ड कर रहा है आउटस्टैंडिंग शेयर में, तो क्यों दोगे यार, उनके पास तो ऑलरेडी शेयर है। समझ आए कि नहीं आया? तो उनके लिए इंप्लॉय कंडीशन नहीं होता। अब देखिए सर एक्सरसाइज प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा भाई, पूरे के पूरे भाई कंपनी के पास फ्रीडम है, वो जब चाहे जिस तरीके से चाहे कर सकते हैं। हाँ लेकिन सर शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा। सर वेस्टिंग पीरियड सर मिनिमम आप लोग का 1 ईयर का रहेगा। समझ आए कि नहीं? सर लॉक इन पीरियड जैसा रहा है वैसा रखना चाह सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब एक चीज समझाता हूं, जो आप लोग का ऑप्शन है ना बेटा वो ट्रांसफरेबल नहीं है, आप कोई भी पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल राइट शेयर जानते हैं हम लोग, राइट शेयर ना री अनाउंस हो सकता है किसी को, समझ आए कि नहीं? लेकिन ईसॉप किसी को भी नहीं दिया जा सकता। ना तो सर ईसॉप आप लोग का प्लेज हो सकता है, ना तो मॉर्गेज हो सकता है, ना तो हाइपोथेकेटेड हो सकता है। मतलब आप ना ईसॉप को ना जब आप शेयर में कन्वर्ट करोगे ना, लॉक इन पीरियड के आप जो लॉक इन पीरियड के बाद जो करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे कि मुझे आज ईसॉप मिला
ऑप्शन मिला, मैंने 2 साल में एक्सरसाइज किया, उसके लॉक इन पीरियड था सर 2 साल का, उसके बाद मैं जो करना चाहे कर सकता हूं, लेकिन जब तक कोई शॉप है ना भैया, अपना प्लेज नहीं कर सकते, हाइपोथिकेट नहीं कर सकते, मॉर्गेज नहीं कर सकते। समझ आए कि नहीं? सर कौन एक्सरसाइज कर पाएगा? सर वही पर्सन एक्सरसाइज कर सकता है जिसको ऑप्शन दिया गया है। सीधी सी बात है भाई, मैंने अगर आपको ऑप्शन दिया तो आप एक्सरसाइज करोगे ना, कोई और पर्सन थोड़ी ना एक्सरसाइज करेगा। तो ये होता है आप लोग के इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्लियर है बच्चे लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। समझते हैं सर शेयर कैपिटल अल्ट कैसे होता है। अब ध्यान समझिएगा, देखो शेयर कैपिटल मतलब सीधी सी बात है, मैं टारगेट करना चाहूंगा आप लोग के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कैपिटल क्लॉज। सर वहां पर कैपिटल क्लॉज में बहुत सारी चीजें दी होती है। एक चीज ध्यान समझना, अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अगर अल्ट करना चाहते हो बच्चे लोग, तो आप लोग को भैया अप्रूवल लगेगा, वो भी स्पेशल अप्रूवल लगेगा। तो सेक्शन 61 क्या बोलता है शेयर कैपिटल के बारे में, समझिएगा। ये बोलता है सर अगर अल्ट करना है तो आपको एमओए को अल्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एमओए को अल्ट करना पड़ेगा सर, वो भी जनरल मीटिंग में आप अल्ट करेंगे। ठीक है, केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? सर इंक्रीज करना चाहते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल को, कर सकते हैं। सर कंसोलिडेट और डिवाइड करना चाहते हैं शेयर्स को, मतलब जोड़ना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं। कन्वर्ट करना चाहते हैं शेयर को स्टॉक में, या तो वाइस वर्सा। सर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं शेयर को स्टॉक में या तो स्टॉक को शेयर में, यार कोई दिक्कत नहीं है। सर या तो सब डिवीजन करना चाहते हैं शेयर्स को स्मॉल अमाउंट पे, मतलब जो शेयर्स बड़े बड़े हैं ना उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटना चाहते हैं। सर या तो शेयर को कैंसिल करना चाहते हैं। ऐसे 5 केस हो सकते हैं जिसमें आप अल्टरेशन कर सकते हो। एक बार वापस समझिएगा 5 केस को। पहला क्या बोलता है? आप इंक्रीज करना चाहते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल को, ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहते हैं, कंसोलिडेट या डिवाइड करना चाहते हैं, या तो कन्वर्ट करना चाहते हैं सर स्टॉक में या तो वाइस वर्सा। और सर सब डिवीजन करना चाहते हैं शेयर्स को स्मॉल अमाउंट में या तो कैंसिल करना चाहते हैं शेयर्स को। बट एक चीज ध्यान समझिएगा, अगर आप शेयर को कैंसिल करते हो ना बेटा, इसमें रिडक्शन नहीं होता। यहां पर लिखा गया है द कैंसिलेशन ऑफ शेयर डज नॉट डीम टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर आप शेयर को कैंसिल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। बहुत बड़ा सिस्टम है भाई, पढ़ोगे भी रिडक्शन में आप लोग। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान समझिए सर, कुछ भी काम करता है ना कंपनी भाई, तो आरओसी को बताना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो भाई आरओसी को नोटिस देना पड़ेगा सर 30 दिन के अंदर, वो भी सर कौन से फॉर्म में? SS7 में आप लोग को नोटिस देना पड़ेगा। क्लियर बच्चे लोग? ठीक, देन आगे बढ़ते। अब बात करते हैं आप लोग सर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब देखो शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना ना बेटा कोई आम बात नहीं है। पता है सर आम बात क्यों नहीं है? मतलब एक चीज समझाता हूं, पता है शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना मतलब इनडायरेक्टली मैं बोलूं तो सर ओनर को कम करना हो गया। मतलब सर अगर हम ओनर को कम करना चाह रहे हैं तो अप्रूवल किससे मिलेगा? ओनर से। हाँ सर ओनर से ही मिलेगा। सर अगर मालिक ही राजी है तो क्या दिक्कत है? सर एक कहावत है ना भाई, मेरा बीवी राजी तो क्या कर लेगा काजी। लेकिन एक चीज समझाता हूं आप लोग को, जैसे कि मेजोरिटी काम किस में होता है? सर ज्यादा से ज्यादा हम लोग स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे तो हो जाएगा यार काम, क्या दिक्कत है? लेकिन बेटा स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए ना 3 टाइम्स बोला जाता है, मतलब 75%। लेकिन बचे हुए 25% का क्या? चलो मान लेते हैं वोटिंग आपको स्पेशल रिजोल्यूशन कहा गया। भाई 25% वाले लोग भी तो कुछ गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं भाई, उनकी भी बात तो सुननी चाहिए। माइनॉरिटी वाले, उसको डिसेंटिंग शेयर होल्डर भी बोला जाएगा, उसको मौका दिया जाएगा। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आपके जो क्रेडिटर्स हैं, आपके जो क्रेडिटर्स हैं या तो डिबेंचर होल्डर हैं, भैया ये लोग तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को देख के लोन दिए हैं। आप डेट टू इक्विटी रेशियो की कहानी तो सुने ही होंगे। जैसे ही कि आपके पास 100 करोड़ का अगर शेयर कैपिटल है तो 200 करोड़ तक डेट ले सकते हो, 2:1 का रेशियो है। लेकिन अगर आप शेयर कैपिटल कम करोगे तो भाई डिबेंचर होल्डर को तकलीफ होने वाला है। कल के डेट में वो रिकवरी कैसे करेंगे? देखो रिकवरी कहां से कर सकते हैं डिबेंचर होल्डर वाले? सर क्लियर से बात है, वो रिकवरी कहां से करते हैं सर? आपके नेटवर्थ से, नेट एसेट से। नेट एसेट अल्टीमेटली होता क्या है भाई? सीधी सी बात है, शेयर कैपिटल तो होता है ना सर, शेयर होल्डर फंड ही तो होता है ना सर, और क्या होता है आप लोग का? समझ आए कि नहीं आया? तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कहानी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो ध्यान समझिए क्या बोलता है। देखो सर अगर आपको रिड्यूस करना है तो सर आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सर क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है सर, रिड्यूस कर सकते हो लायबिलिटी ऑफ अनपेड शेयर का, या तो सर पेड अप शेयर कैपिटल कैंसिल कर सकते हो। 2 केस होगा आप लोग का। सर ऐसा शेयर जिसमें पैसा नहीं मिल रहा, अनपेड शेयर है, उसकी लायबिलिटी खत्म कर दीजिए यार, और या तो सर कैंसिल कर दीजिए पेड अप शेयर कैपिटल को। सर जो गुम गया है या तो सर ज्यादा आ चुका है जो पैसा, ध्यान समझिए, पेइंग ऑफ एक्सेस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब इसका मतलब ये होता है सर कैंसल में सर ऐसा शेयर जो लॉस हो गया, पुरानी बात है, अब तो लॉस होता नहीं है यार। और या तो पेइंग ऑफ एक्सेस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब मेरे को चाहिए था 10 करोड़, मिल गया 12 करोड़ यार, मतलब अब एक्सेस पैसा हो चुका है, तो 2 करोड़ को वापस कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। समझ आए कि नहीं? लेकिन मार्केट में भैया नए पर्सन का एंट्री होता है जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल, बापों का बाप ट्रिब्यूनल।
ट्रिब्यूनल किसको बोलते हैं सर? स्पेशल कोर्ट होता है, जैसे कि एनसीएलटी है भाई हमारे लिए, इससे आप लोग का परमिशन लेना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान समझिएगा सर, परमिशन क्या बोलता है। अगर आप शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना चाहते हैं ना, तो ट्रिब्यूनल से कंफर्मेशन लगेगा। क्या लगेगा बच्चे लोग? कंफर्मेशन लगेगा। बिना ट्रिब्यूनल कंफर्मेशन के आप रिड्यूस कर ही नहीं सकते सर। ठीक है, ले लिए, लेकिन पता है एक और सबसे अच्छा चीज पता है, अगर आपके पास डिपॉजिट है, डिपॉजिट सर जीडीआर एडीआर ये सब तो पढ़े ही होंगे आप लोग, अगर उसका इंटरेस्ट पेबल है, नहीं दिया जाएगा रिडक्शन। तुम यार बाहर वाले का पैसा दे नहीं पा रहे हो और शेयर होल्डर से पैसा लेना चाहते हो, तुम रिडक्शन नहीं अलाउ है, जान लीजिए, नो रिडक्शन। अगर डिपॉजिट और इंटरेस्ट अभी भी पेबल खड़ा है, पहले पेमेंट करिए फिर आइए आप रिडक्शन के लिए। समझ आए कि नहीं आए? फिर समझिए। अब भैया आप ट्रिब्यूनल के आप एप्लीकेशन देंगे सर, सीधी सी बात है, आप ट्रिब्यूनल को आप एप्लीकेशन देंगे ना, तो ट्रिब्यूनल अपना नोटिस देना चालू करेगा। नोटिस मतलब भाई लोगों को, जो इंटरेस्टेड पर्सन, उनको बताना चालू करेगा सर कि कुछ कुछ दिक्कत हो रही है इस कंपनी में, जान लो तुम लोग। पहला सर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया जाएगा, मतलब एमसीए सर, आरओसी को बताएगा, सेबी को बताएगा, क्रेडिटर को, इन सब लोगों को बताएगा। क्रेडिटर इंक्लूड्स डिबेंचर होल्डर्स आल्सो, क्योंकि वो भी पैसा दिए हुए हैं। इन लोगों को नोटिस देगा ट्रिब्यूनल। अब ना उनका 3 महीने तक इंतजार करेगा रिस्पांस के लिए। सर 3 महीने तक रिस्पांस आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो सर फेयरली किया जाता है। लेकिन सर रिस्पांस आ गया, अगर ऑब्जेक्शन कर दिया तो समझते हैं किस तरीके से बात किया जाएगा। समझना, देखो कंडीशन क्या क्या होता है तो ध्यान समझिएगा। देखो वापस से ना एक चीज समझना, ट्रिब्यूनल को आपने एप्लीकेशन दिया सर, एक बार में तो ट्रिब्यूनल हाँ बोल नहीं बोल देगा, मेरा चाचा तो है नहीं भाई जो एक बार में बोल देगा। सर सीधी सी बात है, उसको भी तो सेटिस्फाई होना पड़ेगा ना, तो सेटिस्फाई के लिए ना कौन कौन को बोलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देगा, ठीक है सर, समझ गए। आरओसी को बताएगा, लिस्टेड हो तो सेबी को बताएगा यार, समझ आए कि ना सर। क्रेडिटर्स को बताएगा कि ये कंपनी रिड्यूस करना चाहता है, 3 महीना मौका है आपके पास, अगर आप कुछ ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं ना दे दीजिए, हम वेलकम कर लेंगे। समझ आए कि नहीं आया सबको? ठीक है। अप्रूवल कब देगा पता है? कंडीशन देखो, ओनली इफ डेट एंड क्रेडिटर रिसॉल्व हो गया या तो सिक्योर्ड हो गया। भाई पहले चीज, या तो उनके मैटर को रिसॉल्व करो, वो जो बोल रहे हैं, या तो सिक्योरिटी दो उनको। सिक्योर्ड डेटर है, सॉरी सिक्योर्ड क्रेडिटर है और सिक्योर्ड डेट है, तो काम चलेगा आप लोग का। सर क्रेडिटर का कंसेंट होना चाहिए आप लोग का, समझ आए कि नहीं है? और प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल। मतलब तभी दिया जाएगा अगर सर डेट और जो आप लोग का क्रेडिटर है ना, उसका मैटर को रिसॉल्व करिए या तो सिक्योर्ड करिए। और क्रेडिटर से कंसेंट लीजिए, भाई उनसे कंसेंट लेना जरूरी है भाई, वो लोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने कंपनी में पैसा दिया है भैया, उधारी के नाम पे, ओनरशिप के नाम पे नहीं, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉपर करना पड़ेगा सर। कैसे करेंगे सर? जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है आप लोग का, ठीक है। और सर्टिफिकेशन लगेगा आप लोग के ऑडिटर पे, सर्टिफाइड ऑडिटर से आप लोगों को सर्टिफिकेशन लगेगा। समझ आया कि नहीं? फिर उसके बाद ना पब्लिश करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है सर। पब्लिश कहां करेंगे? जैसा ट्रिब्यूनल बोल दिया, एज डायरेक्टेड बाय द ट्रिब्यूनल, आपको उस हिसाब से पब्लिश करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे लोग? फिर आरओसी को फाइल करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। आप जैसे रिड्यूस कर देंगे ना, रिडक्शन कर देंगे, उसके 30 दिन के अंदर आप लोग को आरओसी को बताना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? एक चीज ध्यान समझना, रिडक्शन जो है ना, परमिशन किससे लिया गया था? ट्रिब्यूनल से लिया गया था। जो चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा सर, अब कुछ कुछ चीजें होती है सर, क्या क्या चीज है डिटेल में बताना पड़ेगा सर। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर, अमाउंट ऑफ ईच शेयर, कौन कौन से थे, सब डिटेल आप लोग को देना पड़ेगा। क्लियर बच्चे लोग? ठीक। अब ध्यान समझना, अब होता क्या है ना कि एक ना पर्सन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल से आप लोग को समझ आएगा। सपोज एक पर्सन है, इसका नाम है मिस्टर ए, ठीक है। ये मेरे क्रेडिटर के लिस्ट में, ठीक है। अब ना होगा क्या, ये ना थोड़ा ना झगड़ालू टाइप का आदमी है, वसूली भाई है ये ना। मतलब हमको पता है कि अगर हम उसे कंसेंट लेने जाएंगे ना, मना कर देगा, हमारा रिडक्शन रोक देगा। तो हम भी भाई हरामी, हमने क्या किया, हमने ना नाम ही हटा दिया उसका। भाई ट्रिब्यूनल को थोड़ी नहीं पता है यार, मेरे पास तो लाखों क्रेडिटर है, कैसे पता चलेगा उसको? एक नाम अगर हटा देंगे तो भाई यहां पास आएगा थोड़ा दिक्कत। ध्यान समझिएगा, अगर आपने कुछ ऐसा किया, क्रेडिटर इग्नोर हुआ लिस्ट से, या तो कंपनी इज अनेबल टू पे द डेट, समझ आए कि नहीं है? या तो क्रेडिटर के नाम को आपने लिस्ट में इग्नोर किया, या तो कंपनी ना पैसा नहीं दे पा रहा है, तो उस केस में ना एवरी मेंबर एट द टाइम ऑफ रिडक्शन लायबल टू पे। भाई अनलिमिटेड लायबिलिटी कर देंगे यार। सर कंपनी में तो लिमिटेड होता है, बताया था आपने सर, अनलिमिटेड कहां से आ गया? आ जाएगा भैया, अगर आप गलत काम करोगे तो अनलिमिटेड लायबिलिटी आ जाएगा। तो इस केस में हर वो मेंबर जो टाइम ऑफ रिडक्शन के समय एग्जिस्ट करता था, सब के सब की लायबिलिटी हो जाएगी, वो लोग पे करेंगे पैसा। समझ आया कि नहीं आया सबको? अब ट्रिब्यूनल लोन ऑन वाइंडिंग अप, अब देखो भाई वाइंडिंग अप भी करा सकता है सर। समझते हैं वाइंडिंग अप का प्रोविजन किस तरीके से काम करेगा। अपॉन एप्लीकेशन मेड बाय द क्रेडिटर, सर ट्रिब्यूनल कैन क्रिएट लिस्ट ऑफ द मेंबर टू लायबल एंड कैन मेक एन इन्फोर्स टू एनी मेंबर। अब देखो इस चीज में क्या होता है ना, ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप करा सकता है। अब ना हो सकता है सर क्रेडिटर लिस्ट ना बोले कि सर हमको पैसा चाहिए वाइंडिंग अप करा दो,
तो लिस्ट बनाएगा भाई ट्रिब्यूनल सर क्रेडिटर्स लोग का, और किसी भी मेंबर्स की लायबिलिटी करवा सकता है कि हाँ ये आप लोग का गिल्टी था सर, ये आप लोग का फ्रॉड किया है, जो भी चीज किया उसको आप लोग लाइबल बना सकते हैं, मतलब ट्रिब्यूनल लाइबल बना सकता है। क्लियर कि नहीं बच्चे लोग? तो यहां से रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल आप लोग खत्म होता है। मतलब ये चीज समझ लीजिए सर, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में मेन रोल जो है ना ट्रिब्यूनल के पास है। आप लोगों को ट्रिब्यूनल से परमिशन लेना पड़ेगा, आप आरओसी को सिर्फ इन्फॉर्म करेंगे। क्लियर है बच्चे लोग? चलिए रिडक्शन खत्म होता है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आप लोग के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होता है? देखो बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आता कहां से? देखो, जब ना मैं शेयर का फेस वैल्यू से ज्यादा अगर पब्लिक को इशू करता हूं, जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, सर मेरे शेयर की ना फेस वैल्यू थी 10 रुपए, मैंने पब्लिक से बोला कि आप मुझे 15 रुपए दे दीजिए, तो जो 5 रुपए ना बेटा वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है। फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भाई हम लोग करते हैं, ठीक है सर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, लेकिन सेक्शन क्या बोलता है ध्यान से समझिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है ना बेटा कौन कुछ जगह यूज हो सकता है, मतलब इसी जगह यूज होगा और कहीं यूज नहीं कर सकते। देखो सबसे पहला ये बोला जाता है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को ना फुल्ली पेड अप बोनस शेयर में यूज कर सकते हो। अभी आप लोगों ने पढ़ा था ना बोनस शेयर में क्या लगता है सर, एसपीए लगता है, तो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज कर सकते हैं। ओके सर, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, जो पुराने खर्चे हैं सर इनकॉर्पोरेट होने से पहले के जो खर्चे हैं, जो प्रीमिलरी एक्सपेंस बोलते हैं, उसको राइट ऑफ कर सकते हो। सर एक्सपेंस राइट ऑफ कर सकते हो, जैसे कमीशन हो गया या तो डिस्काउंट आपने अलाउ किया, जो भी चीजें वो सब एक्सपेंस कर सकते हो। सर कोई भी प्रीमियम अगर पेबल होता है रिडम्पशन में कोई भी प्रीमियम पेबल होता है, इसको प्रीमियम और रिडम्पशन बोलते हैं, तो एसपीए से भी सेटल हो सकता है। और परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर जिसको बायबैक बोला जाता है, बायबैक के केस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब कुछ कुछ केस है सर, पहला फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, सर प्रीमिलरी एक्सपेंसेस हो गया, सर कमीशन और डिस्काउंट का अलाउ हुआ सर, या तो रिडम्पशन में कुछ आप लोग का प्रीमियम हुआ उसका आप कर सकते हो सेटलमेंट, और सर अगर खुद के शेयर्स भी खरीदने तो आप कर सकते हो। क्लियर है बच्चे लोग? तो एसपी में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। चलिए बच्चे लोग, अब आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है आप लोग का बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक्चुअल में होता क्या है? देखो बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? देखो सबसे पहले सर शेयर कैपिटल हमारे दो प्रकार के होते हैं सर, एक इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। हमने इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ लिया। सर इक्विटी शेयर कैपिटल उसको बोलते हैं सर जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होता, जिसमें वोटिंग राइट्स दिया जाता है। अब सर इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? देखो नाम में दिया गया प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो शेयर होता है जिनको प्रेफरेंशियल राइट्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है सर? प्रेफरेंशियल राइट्स दिया जाता है दो चीजों का, सर डिविडेंड का और दूसरा सर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप का। मतलब सर उनको सीधी सी बात है, हम डिविडेंड का पेमेंट करेंगे सर, और डिविडेंड का पेमेंट सर फिक्स रेट से हो सकता है या तो फिक्स अमाउंट से हो सकता है। मतलब प्रेफरेंशियल राइट्स दो प्रकार के हैं सर, एक डिविडेंड का राइट्स है और दूसरा रीपेमेंट का राइट्स है। सर डिविडेंड सर फिक्स रेट से दिया जा सकता है, फिक्स अमाउंट से भी दिया जा सकता है। सर चाहे तो जो डिविडेंड है ना फ्री फ्रॉम इनकम टैक्स भी हो सकता है, मैंडेटरी नहीं कि इनकम टैक्स ही लगे, ठीक है। रीपेमेंट करेंगे सर इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, इनको प्रेफरेंशियल राइट्स दिया होता है। ये प्रेफरेंशियल कैपिटल होता है, आप लोगों को समझ आया कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेंशियल कैपिटल को वोटिंग राइट्स नहीं होता जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को होता है। सर इशू करना अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर, तो सर सीधी सी बात है, इफ यू वांट टू इशू, कोई भी कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहती है तो भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइजेशन चाहिए आपको, मतलब एओए में बात लिखी होनी चाहिए। सर एओए में सर अगर ये बात लिखी हुई है सर, उसके साथ साथ स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और सर अगर हम स्पेशल रिजोल्यूशन अगर पास करेंगे तो सर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या देना पड़ेगा सर? नंबर ऑफ शेयर, डिविडेंड क्या होगा, प्राइस क्या होगा, प्रायोरिटी क्या होगा, और कन्वर्जन करना चाहते हैं तो किस तरीके से करना चाहते हैं, तो ये सब चीज अब बताना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप डिफॉल्ट करते हैं पेमेंट में सर, अगर डिफॉल्ट करते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में, तो आप लोगों को इशू करने नहीं दिया जाएगा। तो सर यहाँ पर क्या बोलते हैं कि सर कोई भी कंपनी अगर सर नया प्रेफरेंस शेयर अगर इशू करना चाहती है तो भाई एओए में लिखा होना चाहिए सर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बात लिखी होनी चाहिए सर, एसआर भी पास करना पड़ेगा सर। एसआर पास करेंगे तो साथ ही साथ नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाएगा, क्या क्या बताना पड़ेगा सर, कितने शेयर इशू कर रहे हो, कौन से प्राइस में कर रहे हो, डिविडेंड क्या होगा, प्रायोरिटी क्या होगी, कन्वर्जन रेट क्या होगा। समझ आया कि नहीं? अब चलो समझते हैं सर कि इश्योर रिडम्पशन कैसे होगा। बेटा एक चीज ध्यान समझ लो सर, कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। मतलब सर, मतलब ये बेटा कि कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद कोई भी कंपनी इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकता। ध्यान समझिए, नो कंपनी आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इशू इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल ही इशू करेगा, इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकता। समझ आया कि नहीं? तो सर कितने साल का होगा सर? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 साल, अब ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक इशू कर सकते हैं सर। लेकिन अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो 30 साल के लिए कर सकते हो। फिर से सुनिएगा सर, मैक्सिमम 20 साल के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है तो आप लोग यहाँ पर 30 साल कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि सर आप लोग को ना सर 10% पर एनम करना पड़ेगा सर 21st ईयर से। जैसे ही आप लोग का 21 साल चालू हुआ ना, वहां से आप लोग 10% हर साल रिडम्पशन करना चालू कर देना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे लोग? ठीक है सर।
सर क्या प्रेफरेंस शेयर सर कब रिडीम हो सकता है? सर एक तो डेट हो गया सर, सीधी सी बात है। सर एट द फिक्स टाइम, सर जिस फिक्स टाइम में फिक्स था उसमें आप लोग रिडीम कर सकते हो, या तो हैपनिंग ऑफ द इवेंट में, मतलब सर एट द सर फिक्स टाइम और द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, या तो कंपनी के ऑप्शन में सर, या तो शेयर होल्डर के ऑप्शन में। समझ आया कि नहीं आया? देख लेते हैं सर, ये सेम चीज स्टडी मेट में भी लिखी होगी। कहाँ गया भाई मेरी स्टडी मेट? वेट 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 वेट, देखिए सर प्रेफरेंस शेयर सर कैसे रिडीम होगा? सर एट फिक्स टाइम और हैपनिंग ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट, एनी टाइम एट द कंपनी ऑप्शन और एनी टाइम एट द शेयर होल्डर ऑप्शन। सर फिक्स टाइम में हो सकता है, या तो कोई पर्टिकुलर इवेंट के हैपनिंग में हो सकता है सर, या तो सर कोई टाइम कंपनी के ऑप्शन में हो सकता है, या तो सर शेयर होल्डर के ऑप्शन में हो सकता है। सर कोई दिक्कत नहीं है सर, समझते हैं। सर कंडीशन क्या है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। कंडीशन फॉर रिडम्पशन के लिए क्या होता है सर? अब रिडम्पशन करने कहां से भाई, पैसा कहां से लाएंगे सर रिडम्पशन का? अभी तो मैं ना आज रिडम्पशन ले लेता हूं ना, अभी 2025 चल रहा है, ठीक है सर, 20 साल तक टेन्योर है, 2035 2045 में अभी तो मेरे पास पैसा इनफ्लो हो गया, अब आउटफ्लो कहां से करोगे यार 20 साल बाद? कमाए तो अच्छी बात है, नहीं कमाए तो लफड़ा हो सकता है। तो ध्यान समझिएगा कैसे रिडम्पशन होगा। सर रिडीम होगा आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली और फ्रेश इश्यू ऑफ डिफरेंट शेयर। ध्यान समझिएगा, आप प्रॉफिट से ही रिडीम करोगे भैया, जो पैसा कमाओगे उसी से रिडीम करोगे। और फ्रेश इश्यू ऑफ डिफरेंट शेयर मतलब अगर आप डिफरेंट क्लास, अगर आप प्रेफरेंस शेयर वाले हो तो भाई आप इक्विटी शेयर नया नया इशू करके रिडम्पशन कर सकते हो। ऐसा नहीं करना है सर, मैं प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए नया प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया, नहीं चलेगा भैया। कंपनीज एक्ट में सब चीज समझ आए कि नहीं आया? तो सीधी सी बात है सर, आउट ऑफ प्रॉफिट होगा या तो फ्रेश इशू होगा डिफरेंट शेयर का, ठीक है। फुल्ली पेड अप होना चाहिए, अगर फुल्ली पेड अप नहीं तो पैसा मंगवाओ भैया पहले, ठीक है। सर नॉमिनल अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर अकाउंट में और आउट ऑफ एसपी अकाउंट भी हो सकता है। मतलब सर जो नॉमिनल अमाउंट है ना उसको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। याद है बेटा जब मैं आप लोग को बोनस शेयर बता रहा था, सीआरआर ये सब चीजें मैंने आप लोगों को पहले से ही बता के रखा है। तो सर सीआरआर में ना नॉमिनल अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। ये कंडीशन है, आप लोग रिडीम करना चाहते हैं तो क्लियर है बच्चे लोग, ठीक है। तो बेटा यहां से आप लोग का रिडम्पशन खत्म होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सर देखते हैं सर इसका कौन सा टॉपिक है सर हम लोग। सर डन डन, अब बात आता है बेटा बायबैक। देखो रिडम्पशन और बायबैक तो एकदम सिंपल है, सिंपल है सर। बेटा मैं पढ़ाऊंगा तो कहे सिंपल नहीं होगा, बस सुनते जाइए, सिंपल खुद ही खुद हो जाएगा। समझते हैं सर बायबैक की कहानी किस तरीके से होगी। हमेशा ध्यान रखना बेटा, पढ़ते समय ना बुक ना बड़ा है, ठीक है। मेरे बुक तो एकदम कलरफुल है भाई, एकदम नोट्स है, लेकिन फिर भी ना कंटेंट ज्यादा है। तो जो मैंने नोट्स लिखवाया है और आप जो नोट्स यूज कर रहे हैं उसमें एकदम रिलाई करना, क्योंकि पेपर में भाई कितने दिन का, 1.5 दिन का गैप रहता है ज्यादा, 1 दिन का गैप, और जिस दिन आया उस दिन का। तो भैया तुम लोग एक चीज समझना, सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो ना सर, बोध दोगे तो वो भी नहीं, गैप नहीं मिलेगा तुम लोग को, तो बुक तो पूरा पढ़ नहीं पाएंगे। तो नोट्स एकदम तैयार रखना। और ये जो मेरा वीडियो है ना बेटा, आप लोग को बहुत मदद मिलने वाला है इस टाइम पे। अगर आपको देखने के भी अगर टाइम नहीं है ना भैया, तो खाना खा रहे हो सर, वॉक कर ईयरफोन लगा के सुन लो, मेरी आवाज तुम लोग को समझ आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं मेरे बच्चे लोग? चलो सर चालू करते हैं। अब बाय बैक ऑफ शेयर समझते हैं सर। बाय बैक ऑफ शेयर कैसे काम करता है? देखो जब ना कंपनी ना अपने ही शेयर्स को बाहर मार्केट से खरीदना चालू कर देता है, कौन से शेयर्स को? इक्विटी शेयर्स को। सर प्रेफरेंस शेयर का ना रिडम्पशन होता है, इक्विटी शेयर्स का बायबैक होता है। तो सर अब जब कंपनी खुद अपने शेयर्स को जब खरीदना चालू करती है उसको बायबैक बोला जाता है। बायबैक इतना आसान नहीं होता बेटा, इसके प्रोविजंस दिए गए 68 में, ध्यान समझिएगा। क्या बोलता है? परचेज ऑफ ओन शेयर इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आपको बायबैक करना है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइजेशन चाहिए। सर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बिना स्पेशल रिजोल्यूशन काम हो ही नहीं सकता। लेकिन 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 अगर आप लोग का ना बेटा बायबैक ना 10% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सॉरी फ्री रिजर्व तक है, इक्विटी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के 10% तक है, और आपने ब्रॉड रिजोल्यूशन पास करवा लिया है, तो आप लोग को स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं लगेगा। केस ध्यान समझिए, वापस समझाता हूं सर। हमको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है सर, लेकिन ना मैं छोटा बायबैक कर रहा हूं। छोटा बायबैक मतलब मेरे फ्री रिजर्व और इक्विटी शेयर कैपिटल 10% तक है, और इसका अप्रूवल मैंने बोर्ड से ले लिया, तो स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं लगेगा। अब ध्यान समझिएगा सर, 25% ऑफ लेस पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व, पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व को 25% से ज्यादा नहीं कर सकते आप लोग बायबैक। समझ आए कि नहीं आए? देन सर उसके बाद ध्यान समझिएगा सर, आफ्टर बायबैक, बायबैक करने के बाद डेट टू इक्विटी रेशियो आप लोग का 2:1 होना चाहिए, मतलब डेट 2 होना चाहिए, इक्विटी 1 होना चाहिए। इससे आप लोग कम रेशियो मेंटेन नहीं कर पाओगे। सर बायबैक किसका करेंगे सर? जो सिर्फ फुल्ली पेड अप है, ओनली फुल्ली पेड अप, जो पूरे के पूरे पैसे फुल्ली पेड अप है उसी को आप बायबैक कर पाओगे, अदरवाइज आप बायबैक नहीं कर पाओगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है सर। नेक्स्ट कंडीशन समझते हैं सर, टाइम अप कब होगा? सर 1 ईयर फ्रॉम द प्रीवियस ऑफर, भाई पुराने ऑफर के 1 साल बाद ही आप बायबैक दे पाओगे।
ऑफर। मतलब सर इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई आज बाय बैक की है, कल कर लेते हैं सर, परसों कर लेते हैं सर, एक महीने में कर लेते हैं, नहीं चलेगा भैया ऐसा चीज। समझ आया कि नहीं? एक साल का देखो भैया कंपनी ने एकदम सोच समझ के बनाया गया। और सर टाइम लिमिट क्या होता है पता है? बायबैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। सर मतलब बोलने का मतलब ये सर कि मैंने अगर स्पेशल रेजोल्यूशन आज पास किया ना तो मैंने एक साल के अंदर वो खत्म करना पड़ेगा। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या एसआर सिर्फ एक साल के लिए वैलिड रहेगा? हाँ बेटा हाँ, एसआर सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए ही वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं है ना आज मैं एसआर पास कर लिया मैं 20 साल बाद बायबैक करूंगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, एक साल के अंदर आपको करना पड़ेगा। क्लियर है कि बच्चे लोग? ठीक। सर किन से बायबैक करेंगे भाई? सीधी सी बात है सर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। सीधी सी बात है सर, जिनके पास शेयर्स है उनके करिए प्रोपोर्शनल बेसिस में, या तो शॉप से कर सकते हैं सर, या तो ओपन मार्केट में आप कर सकते हैं। 3 तरीके का ऑप्शन है सर। पहला सॉरी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कर सकते हैं सर प्रोपोर्शनेट बेसिस में, सर इशॉप से कर सकते हैं सर, और ओपन मार्केट भी कर सकते हैं। समझ आए कि नहीं? अब देखिए अगर आप लोग को फिजिकल सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, अब तो डीमेट में होता है, बात अलग है। कंपनी लॉ में लिखा गया है कि सर बायबैक करने के बाद ना आपको कंपनी को ना शेयर मिलेगा। क्या मिलेगा? शेयर। तो जो शेयर मिलेगा ना बेटा उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा भाई, फाड़ वाड़ के फेंकना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वो भी 7 दिन के अंदर। समझ आएगा? कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है बच्चे लोग? ठीक। अब एक चीज समझाता हूं। अब ना आपको एसआर पास करना पड़ेगा। सर एसआर पास करोगे ना तो सर उसके बीच में एक चीज समझाता हूं। आपने तो एसआर पास कर दिया, मतलब आप कंपनी हो, लोगों को कैसे पता चलेगा कि सर आपने बाय बैक करने का सर ऑप्शन दिया है? इट इज नॉट मैंडेटरी, ऑप्शन आपके पास है, आप एग्री करेंगे तो बाय बैक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसके लिए लेटर ऑफ ऑफर इशू किया जाता है, लाइक अ प्रोस्पेक्टस। समझ आया कि नहीं आया? तो ध्यान समझिएगा, आफ्टर एसआर बट बिफोर बाय बैक। सर एसआर के बाद लेकिन बायबैक से पहले सर आरओसी को फाइल करना पड़ेगा एसएच एट में, आप लोगों को लेटर ऑफ ऑफर सर डेटेड और साइन होना चाहिए सर, मिनिमम 2 डायरेक्टर, इसमें 1 एमडी होना चाहिए। मतलब सर लेटर ऑफ ऑफर देना पड़ेगा सर, पब्लिक को देना पड़ेगा, लेकिन भैया आरओसी पहले बताना पड़ेगा सर, वो भी एसएच 8 में, फॉर्म नंबर एसएच 8 में सर, जो डेटेड होना चाहिए और साइन होना चाहिए सर। कौन साइन करेगा सर? मिनिमम 2 डायरेक्टर, जिसमें एक होना चाहिए सर, 1 एमडी होना चाहिए। ठीक है, समझ आया कि नहीं? अब सर उसके बाद विद इन 20 डेज ऑफ फाइलिंग टू आरओसी। अब सर आपने आरओसी तो फाइल कर दिया, उसके 20 दिन के अंदर शेयर होल्डर को डिस्पैच मारो। शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा भाई कि लेटर ऑफ ऑफर में क्या होने वाला है आप लोग का, मतलब किस तरीके से बायबैक करोगे। क्लियर है कि नहीं? विधायक समझिएगा सर। फिर बोलते हैं आफ्टर क्लोजर ऑफ ऑफर, आपने ऑफर क्लोज कर दिया सर, कुछ समय सीमा में क्लोज कर लिया। वेरिफिकेशन 15 डेज, इफ नॉट कम्युनिकेटेड विद इन 21 डेज डीम्ड एक्सेप्टेंस। अब ना शेयर होल्डर ने ना सर एक्सेप्ट किया कि हमको बायबैक अप्रूवल है सर, हमको मंजूरी है, बायबैक कर सकते हैं इस प्राइस रेंज में। आपको 15 दिन के अंदर डिटेल को वेरीफाई करना पड़ेगा, कंपनी को वेरीफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सर कम्युनिकेट नहीं करते 21 दिन के अंदर, तो मान लिया जाएगा कि आपने बायबैक को डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया, आपने बायबैक एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर बच्चे लोग? सर फिर बैंक का मैं समझाता हूं सर। जैसे ना आपने ऑफर क्लोज किया ना तो तुरंत के तुरंत ना आपको सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा सर। आफ्टर द क्लोजर ऑफ ऑफर सर सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा सर विद इन 7 डेज फ्रॉम द 21 डेज डेट ऑफ क्लोजर। जिस दिन आप ऑफर क्लोज करोगे ना उसका 21 दिन खत्म होगा। ठीक है सर, 21 दिन में सब काम हो जाता है, उसके 7 दिन के अंदर आप लोगों को सब चीज करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है सर, मेक पेमेंट, या तो सर मेक पेमेंट करना पड़ेगा सर, रिटर्न शेयर सर्टिफिकेट और पार्ट देयर ऑफ पार्ट एक्सेप्टेंस, जो करना चाहे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सर पेमेंट कर दीजिए, या तो सर वापस कर दीजिए सर शेयर सर्टिफिकेट को, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट वो लोग सरेंडर करते हैं, और या तो पार्ट एक्सेप्टेंस कर सकते हो। लेकिन ये काम ना 21 दिन खत्म होने के 7 डेज के अंदर आप लोग करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे लोग? अब सर कंपनी क्या क्या ऑब्लिगेशन होता है समझाता हूं। अब जो लेटर ऑफ ऑफर दिया गया है ना बच्चे लोग, वो ट्रू होना चाहिए सर, फैक्चुअल होना चाहिए सर, मटेरियल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, नॉट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। मतलब भाई आपको झूठ नहीं बोलना है सर, फैक्चुअल मतलब जो काम का चीज है सब बताना पड़ेगा, मटेरियल इंफॉर्मेशन। और भाई सीधी सी बात है, मिसलीडिंग नहीं करना है लोगों को, भाई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना है। ठीक है सर, नो कंपनी शैल इशू एनी शेयर सर इंक्लूडिंग बोनस शेयर। ध्यान समझाता हूं मैं। ठीक है सर, कोई भी कंपनी जो है ना सर बोनस शेयर नया शेयर इशू नहीं कर सकती फॉर्म पासिंग एसआर टू कंप्लीशन ऑफ बोनस शेयर। मतलब सर सीधी सी बात है, मैंने ना एसआर पास किया और मैंने बायबैक किया। ठीक है सर, इनके बीच में 1 साल का गैप होता है सर मैक्सिमम, क्योंकि 1 साल के अंदर कंप्लीट करना होता है। इसके बीच में मैं कोई नया शेयर इशू नहीं कर सकता। भाई ये तो वही बात होगी ना, एक साइड से तुम बायबैक कर रहे हो, एक साइड से तुम शेयर इशू कर रहे हो, नहीं चलेगा ना ये चीजें। तो एसआर पास करने के बाद बायबैक से पहले इंक्लूडिंग बोनस शेयर आप नहीं दे सकते सर। लेकिन कन्वर्ट हो रहा है ना आप लोग का इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि सर डिबेंचर अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है तो कर सकते हो। मतलब सर एक्सेप्ट कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्लियर बच्चे लोग? फिर ध्यान समझाता हूं मैं। अब ना
लेटर ऑफ ऑफर में एक चीज कंफर्म देना पड़ेगा आप लोगों को कि सेपरेट बैंक अकाउंट आपने ओपन कर दिया है भैया और उसमें एडिक्वेट फंड है, मतलब इतना पैसा है कि हम बायबैक कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक, ध्यान समझना। उसके बाद ना कंपनी ना अगर एक बार बायबैक का ऑफर अगर दे दी ना बेटा, तो आप उसको ना विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब ये तो ही बात हो गई ना, मार्केट में हाइप फैला देते हैं यार, फिर वापस ले लेंगे, नहीं चलेगा सर ये सब चीजें। ठीक है, कंपनी नॉट टू विड्रॉ वंस अनाउंस्ड, एक बार अगर आपने अनाउंस कर दिया तो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ध्यान समझिएगा। फॉर बायबैक नॉट टू यूज, ओके 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 सर, नॉट टू यूज मनी फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू सेम क्लास ऑफ द शेयर। मतलब सर बायबैक के लिए ना पैसा जो है ना बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते। सर मतलब ये तो ऐसा हो गया ना कि सर हम ना बाय अपने शेयर खरीदने के लिए सर बैंक से लोन ले रहे हैं यार, कैसे चलेगा? मतलब तुम उधारी ले रहे हो सर, उधारी ले रहे हो अपने शेयर खरीदने, नहीं चलेगा सर। सीधी सी बात है, यूज ऑफ मनी ऑफ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पैसे को यूज नहीं कर सकते आप लोग, समझ आए कि नहीं? सेम क्लास ऑफ शेयर नहीं कर सकते। मतलब इक्विटी शेयर मैंने 10,000 को मेरे को ना बायबैक करना था, तो मैं इधर दूसरी जगह से 10,000 शेयर का इशू करवा लिया, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समझ? तो मतलब ही क्या होगा भाई, फिर बायबैक ही मत करो फिर ऐसे में। समझ आए कि नहीं? ठीक सर, प्रोहिबिशन क्या क्या प्रोहिबिशन है समझाता हूं। कोई भी कंपनी बायबैक के बाद 6 महीने के अंदर सेम क्लास ऑफ शेयर इशू नहीं कर सकता सर, एक्सेप्ट बोनस शेयर। अब बोनस शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नो कंपनी शैल इशू सेम क्लास ऑफ द शेयर विद इन 6 मंथ एक्सेप्ट बोनस शेयर। बोनस शेयर के छोड़ आप कर सकते हैं, समझ गए? मतलब बोनस शेयर कर सकते हैं, सॉरी बोनस शेयर कर सकते हैं आप लोग, लेकिन बाकी कोई को नहीं कर पाएंगे 6 महीने तक। क्लियर है बच्चे लोग? ठीक। अब सर सीधी सी बात है ना, कोई भी कंपनी सर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने खुद के शेयर नहीं खरीद सकती सर, सब्सिडियरी और इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू। मतलब ये तो भाई यही बात हो गया ना, मैं बायबैक तो करवाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं अपने सब्सिडियरी बोल दिया, इन्वेस्टमेंट कंपनी बोल दिया, मजा नहीं आया ना यार, ये चीज तो भाई फ्रॉड के केस हो सकते हैं, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम नहीं कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? लेकिन सर अगर आपको बायबैक करना है सर, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए सर। किस चीज में? D3 क्या होता है बच्चे लोग याद करिए सर। पहला सर होता है D3 हम लोग का डिविडेंड सर, डिपॉजिट और डिबेंचर। सर डिविडेंड, डिपॉजिट और जो डिबेंचर है उसमें बिल्कुल भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट में भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। समझ आए कि नहीं? ओके, देन आगे बढ़ते हैं सर। लेकिन जो बायबैक है ना सर, प्रोहिबिट नहीं होगा। आपने डिफॉल्ट किया लेकिन 3 साल बीत चुका है, मतलब सर D3 में बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए सर, डिविडेंड में, डिपॉजिट में और डिबेंचर में, और सर उसके मैच्योर्ड अमाउंट और इंटरेस्ट में। लेकिन सर बायबैक आपको अलाउ कर दिया जाएगा अगर सर डिफॉल्ट किया आपने, सर डिफॉल्ट को पे कर दिया और 3 साल बीत चुका है, तो बेटा इतना आप लोग का बायबैक है, इतना में आप लोग का बायबैक का रिवीजन कर। तो चलिए बच्चे लोग आप लोग के नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। सर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर डिबेंचर। अब सर ये डिबेंचर क्या होता है? देखो बेटा, डिबेंचर ना सर, सबसे पहले डिबेंचर तो लोन है सर, सीधे मैं मानता हूं लोन है, लेकिन वो इंक्लूड करता है बेटा खुद डिबेंचर को, स्टॉक को और बॉन्ड्स को सर। लेकिन डिबेंचर ऐसा डॉक्यूमेंट है पता है, जो डेट को एविडेंस करता है। मतलब डिबेंचर लोन नहीं है सर, नाम भले उसका लोन के रूप में दिया गया, लेकिन वो ऐसा डॉक्यूमेंट है सर जो एविडेंस करता है डेट को। मतलब सर इट इंक्लूड डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स और अदर जो भी चीजें सर जो एविडेंस करता है डेप्ट को। सर वो चार्ज हो सकता है या चार्ज नहीं भी हो सकता। सर चार्ज हो सकता है मतलब सर सीधी सी बात है सर, मॉर्गेज हो सकता है, बिना मॉर्गेज के भी हो सकता है। ओके, समझ आए कि नहीं आए? और सर जो आप लोग का चार्ज है ना सर, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, सॉरी जो आप लोग का डिबेंचर होगा ना वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगा और ट्रांसफरेबल होगा, और जो चार्ज जो है ना बेटा आप लोग का मूवेबल इमूवेबल दोनों में हो सकता है। समझ आए कि नहीं आया? मतलब सर सीधी सी बात है, डिबेंचर ना सर, डिबेंचर हो सकता है सर, लोन हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, जो एविडेंस करता है डेट को, चाहे चार्ज हो या ना हो। डिबेंचर खुद एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफर हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पर ध्यान दीजिएगा सर, डिबेंचर लोगों के पास, डिबेंचर होल्डर के पास कोई भी सर वोटिंग राइट्स नहीं होता, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया। अब समझना सर, डिबेंचर जो है ना सर, होली भी कन्वर्ट हो सकता है, पार्टली भी कन्वर्ट हो सकता है सर। किस में कन्वर्ट हो सकता है? इक्विटी शेयर में। तो जो डिबेंचर्स है ना भाई, शेयर होल्डर के अप्रूवल से कोई दिक्कत नहीं है सर, होली या पार्टली कन्वर्ट हो सकते हैं सर, ऑप्शन है और अप्रूव करेगा शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में। क्लियर बच्चे लोग? फिर सर आगे बढ़ते हैं कंडीशंस के बारे में कुछ फिर आते हैं सर सिक्योर्ड डिबेंचर। सर सिक्योर्ड डिबेंचर मतलब क्या होता है सर? जिसमें मॉर्गेज हो। तो सर सिक्योर्ड डिबेंचर का ना डेट ऑफ रिडम्पशन सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 साल का हो सकता है, लेकिन अगर आप इंफ्रा प्रोजेक्ट वाले हैं तो 10 से लेकर 30 साल तक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर जो सिक्योर्ड डिबेंचर है ना सर, वो 10 साल के लिए मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन सर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तो सर 10 साल में सर, जैसे ब्रिज बन रहा है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल में तो होता नहीं है, तो उनके लिए बेटा 10 से 30 साल तक का दिया गया, आप उसके बीच में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
एक चीज ध्यान समझाता हूं, जो चार्ज आप क्रिएट करेंगे बेटा वो सफिशिएंट होना चाहिए रीपेमेंट और इंटरेस्ट के लिए। देखो क्रिएशन ऑफ चार्ज जो है ना सफिशिएंट होना चाहिए रीपेमेंट और इंटरेस्ट के लिए। मतलब सपोज अगर मैंने 100 करोड़ का ना अगर डिवेंचर इशू किया तो भाई इससे ज्यादा का ही मेरा चार्ज होना चाहिए मॉर्गेज, इससे कम नहीं होना चाहिए, ताकि कल डेट में अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो रीपेमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी रिकवर कर पाए। अब सर उसके बाद ना अपॉइंट करना पड़ेगा सर डिवेंचर ट्रस्टी को भी 60 दिन के अंदर। 60 दिन के अंदर वो डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। कौन होता है सर? अमाउंट द डिवेंचर होल्डर, किसी एक को अपॉइंट किया जाता है एज अ डिवेंचर ट्रस्टी कि आप जाइए, आप कंपनी में बैठिए, देखिए सब चीज सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ आया कि नहीं? एक डिवेंचर डिड बना जाएगा भाई टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर, मतलब डिवेंचर होल्डर के हित के लिए एक डिवेंचर डिड बनाया जाएगा लाइक अ एग्रीमेंट, ठीक है। और चार्ज जो है ना आप लोग का मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर रहता है ना? आगे बढ़ते हैं। सब सीधी सी बात है, डिवेंचर ट्रस्टी कौन बनेगा उससे ज्यादा जरूरी है कि कौन नहीं बनेगा। आम आदमी कोई भी बन सकता है, लेकिन सीधी सी बात है डिवेंचर ट्रस्टी हम उसको नहीं बनाएंगे, पता है, जो ना कंपनी से ना रिश्ता नाता रखता है, जो कंपनी पे डिपेंडेंट आदमी है। अगर वो कंपनी में डिपेंडेंट आदमी है ना तो डिवेंचर होल्डर को धोखा दे सकता है भाई वो, मतलब कंपनी में कुछ फ्रॉड हो रहा है तो डिवेंचर होल्डर को नहीं बताएगा, तो दिक्कत हो सकता है भाई, फिर डिवेंचर ट्रस्टी किस काम का। तो ध्यान समझिएगा, ऐसा पर्सन जो अगर कंपनी का शेयर अगर होल्ड करता है तो डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता, ठीक है। प्रमोटर हो गया, डायरेक्टर हो गया, या तो केएमपी खुद का या तो होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट का, मतलब खुद के कंपनी का सर प्रमोटर, डायरेक्टर या तो केएमपी सर, या तो होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के लोग कभी नहीं कर सकते सर। इंटाइटल टू मनीज फ्रॉम द कंपनी, सर जिसको पैसा मिलता है कंपनी से, इंप्लॉय भी हो सकते हैं भाई, वो कभी नहीं बन सकते सर। इंडेप्टेड टू द सर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और कंपनी, मतलब सर कंपनी से ना उधारी लेके रखा है, कंपनी को पैसा वापस करना है, या तो होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट को पैसा वापस करना है। क्लियर है कि नहीं? ठीक। या तो सब प्रिक्योनरी रिलेशनशिप है, मतलब प्रिक्योनरी मतलब इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, मतलब सर ग्रॉस टर्नओवर या टोटल इनकम का ना सर 2% और उससे ज्यादा, या तो 50 लाख, विच एवर इज लोअर वाला कॉन्सेप्ट। मैं समझाता हूं मैं, मेरा ना सपोज ना टर्नओवर ना 100 करोड़ का है और आपसे ही खुद ना 2 से 3 करोड़ का टर्नओवर जाता है, मतलब आप स्पेशल कस्टमर हो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट कस्टमर हो, तो इसीलिए प्रिक्योनरी रिलेशनशिप अगर आप होल्ड करते हो सर 2 करोड़ या 50 लाख, विच एवर इज लोअर, तो आप इस केस में डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? और सर ना तो रिलेटिव ऑफ प्रमोटर केएमपी और डायरेक्टर, सर केएमपी डायरेक्टर और प्रमोटर के आप रिलेटिव नहीं हो सकते, अगर होंगे तो आप लोग को डिवेंचर ट्रस्टी बनने का मौका नहीं दिया जाएगा। क्लियर है बच्चे लोग? देन आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद सर अब ट्रस्ट डीड क्या होता है? देखो ट्रस्ट डीड जो है ना बेटा वो बनाया जाएगा डिवेंचर ट्रस्टी, ट्रस्टी के नाम पे, ठीक है, डिवेंचर होल्डर के हित में। सीधी सी बात है, समझ आए कि नहीं आए सर? अब एक चीज समझाता हूं सर, 3 महीने के अंदर बनाना है सर, और हमेशा रहेगा ओपन फॉर इंस्पेक्शन पे, लोग उसको देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब सर मोटा मोटी ये बात है कि डिवेंचर को अगर इशू करना चाहते हैं ना सर, तो सर ऑथराइजेशन तो लगेगा सर, सिक्योर्ड भी हो सकता है सर, विदाउट सिक्योर्ड भी हो सकता है, लेकिन सर अगर सिक्योर्ड है ना सर तो डेट याद करिए बच्चे लोग, डेट कितना सर? 10 साल, 10 साल, हाँ सर 10 साल, 10 साल तक हो सकता है सर मैक्सिमम, लेकिन सर इंफ्रा के लिए 10 से लेकर 30 साल तक होना चाहिए सर। जो मॉर्गेज का अमाउंट है ना सर इतना होना चाहिए, कल के डेट में डिफॉल्ट करोगे ना तो रीपेमेंट प्लस इंटरेस्ट दोनों हो जाना चाहिए भैया। समझ आए कि नहीं है? चलिए सर फिर आगे कॉन्सेप्ट में चलते हैं। डिवेंचर यहाँ पर आप लोग खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगा एनुअल रिटर्न। चलिए समझते हैं। अब देखिए सर एनुअल रिटर्न क्या होता है। अब ना सर एनुअल रिटर्न का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं। सर ये जो आप लोग का सर जो एनुअल रिटर्न है ना सर, जो एनुअल रिटर्न है सर वो फाइल करते हैं कंपनी। सर कौन फाइल करता है? कंपनी। हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है हर साल। तो सर हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा सर एमजीटी 7 में, वो भी आरओसी को। आरओसी को एमजीटी 7 में सर फाइल करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न। सर एनुअल रिटर्न में हम बताएंगे क्या क्या, सेक्शन 92 के हिसाब से सर हम कुछ कुछ कंटेंट बताएंगे। सर पहला कि सर आरओ कहाँ है, सर प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट क्या है, सर शेयर एंड डिबेंचर होल्डर का पैटर्न बताएंगे, सर शेयर और डिबेंचर का सर क्या क्या चेंज था, केएमपी में क्या चेंजेस हैं, रेमुनरेशन कितना दे रहे हो सर, पेनाल्टी कितना लगा और इसमें रिस्क है। मतलब जितने भी मैनेजमेंट अफेयर्स हैं उसको आप लोग को एनुअल रिटर्न में बताना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे लोग? ठीक। फिर आगे समझते हैं सर। सर एनुअल रिटर्न है सर, साइन तो करना बनता है यार, कौन साइन करेगा? सर एनुअल रिटर्न साइन करेगा सर एक डायरेक्टर और एक सीएस। अगर सर कोई अगर सीएस नहीं है आपकी कंपनी तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। मतलब सर एनुअल रिटर्न शैल बी साइंड बाय द 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी, मतलब 2 लोग साइन करेंगे। और अगर सीएस नहीं है तो सर कैसे करेंगे? सर हमारे पास तो कंपनी सेक्रेटरी नहीं, सर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी साइन कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आए कि नहीं आए? सर सर्टिफिकेशन भी लगेगा भैया,
सर्टिफिकेशन देगा कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, जो सीएस इन प्रैक्टिस है आप लोगों को सर्टिफिकेट करेगा, वो भी किसमें सर, एमजीटी 8 में। हर लिस्टेड कंपनी को अपने एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई कराना पड़ेगा सर सीएस इन प्रैक्टिस से। लेकिन सर अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है या तो इक्वल टू है, या टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है इक्वल टू है, तो आपको भैया प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से सर्टिफाई कराना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे लोग? फिर आगे बढ़ते हैं। सर जो एनुअल रिटर्न है सर हम रखेंगे कहां? सीधी सी बात है सर, एनुअल रिटर्न प्लेस करना पड़ेगा वेबसाइट में। भाई वेबसाइट में सर हम प्लेस करेंगे एनुअल रिटर्न को, और उसमें एक लिंक ना अटैच रहेगा जिसको यूआरएल बोलते हैं बोर्ड रिपोर्ट का। बोर्ड रिपोर्ट भी आप लोगों को देना पड़ेगा साथ में। समझ आया कि नहीं आया? सर फिर कब फाइल करेंगे एनुअल रिटर्न? ऐसा समझिएगा, एनुअल रिटर्न जो है ना सर, एनुअल जनरल मीटिंग जिस दिन होना चाहिए था ना, उसको 60 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम आप लोगों को फाइल करना है। सर गलती से अगर एजीएम हम नहीं कर पाए, सर कुछ कंडीशन निकालना, तो जिस दिन हो जाना चाहिए था ना उसके 60 दिन, विद इन 60 डेज ऑफ द एजीएम। सर जिस दिन हो जाना, जिस दिन एजीएम हो 60 दिन के अंदर, इफ नो एजीएम विद इन 60 डेज फ्रॉम द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। सर जिस दिन हो जाना चाहिए तो 60 दिन के अंदर करना पड़ेगा। अब एक चीज समझते हैं सर, प्लेस सर कहाँ प्लेस करेंगे उसको? सर सीधी सी बात है, रजिस्टर्ड ऑफिस में आप लोगों को प्लेस करना पड़ेगा भाई, उसके छोड़ कहाँ ही करोगे, कम्युनिकेशन वाले जगह पे। कोई दूसरे प्लेस में रख सकते हो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ अगर 10% से ज्यादा मेंबर उस जगह में रहते हैं और स्पेशल रिजोल्यूशन से अप्रूव हो गया। मतलब सर बोलने का मतलब सर क्लियर से ये है कि आपको सर आरओ में प्लेस करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा सर? आरओ में करना पड़ेगा। लेकिन आप इंडिया में, ध्यान समझना, ओनली इंडिया में कोई और जगह प्लेस कर सकते हो अगर उस जगह पे ना मोर देन 10% ऑफ द मेंबर्स रहते हैं, यहाँ पे 10% ज्यादा लोग रहते हैं, और सर सेम चीज को स्पेशल रिजोल्यूशन से आपको अप्रूवल मिल गया, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं बच्चे लोग? सर फिर आगे बढ़ते हैं। सर प्रिजर्वेशन क्या है? सर आप लोग को ना 8 साल तक डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। ये एमसीक्यू में फंसते हैं भाई, अब 8 साल तक आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा एनुअल रिटर्न को। सर ये प्रिजर्वेशन का एक काम बात बताता हूँ, पता है तुम लोगों को? टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन के समय जो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने फाइल किया है ना, जितने भी चीजें, उसको टिल वाइंडिंग अप होल्ड करके रखना पड़ता है। बाकी सब डॉक्यूमेंट को 8 साल। समझ आएगी ना? चीज ध्यान रखेंगे। सर सेक्शन 95 क्या बोलता है? सेक्शन 94 एनुअल रिटर्न इज अ प्रीमा फेसी एविडेंस। भाई सीधी सी बात है भाई, 94 में आप जो डिटेल दे दिए ना, सीधी सी बात है, एनुअल रिटर्न में जो दे दोगे ना डिटेल, वही एविडेंस माना जाएगा। क्लियर है बच्चे लोग यहाँ तक? तो एनुअल रिटर्न यहाँ पास